गुड इवनिंग एवरीवन, स्पेशली स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक नोटिस हिस्ट्री का एक टॉपिक के ऊपर जो है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें मैं इंक्लूड करूँगी फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर, ट्रीटी ऑफ एंडाबो। क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आरजीयू सिलेबस, ये जो फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट है हिस्ट्री का, उन लोग का पेपर है, एक मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूँ, ताकि जो भी ये टॉपिक के ऊपर अनजान है उन लोग को भी बेनिफिशियल हो। क्योंकि ये टॉपिक जो बीए में, एमए में जो हिस्ट्री पे टीचर के लिए, टीचर इंटरव्यू के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहा है, और जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, मेंस में जो लिखेंगे, वो लोग के लिए भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है हिस्ट्री सिलेबस पे। तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। तो जब हम लोग बात करेंगे कि राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो हम लोग देखने को मिलता है कि ब्रिटिश जो इनिशियली जब ये लोग इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश कर रहा था, तो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्वेरिंग दिस नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? Because of one or another reason, like they initially they thought that कि ये ब्रिटिश लोग ने सोचा कि ये नॉर्थ ईस्ट में अपना पावर इस्टेब्लिश करने से भी ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश जो उन लोग के लिए फायदेमंद नहीं है, लाभदायक नहीं है, स्ट्रेटेजिक नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा कि उसका बाद अनदर रीज़न है कि यहाँ पे जो जो यहाँ का जोग्राफी के लिए ये है बहुत वो है, हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होगा, ये सब को लेके। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी, अगर नॉर्थ को कन्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो करके भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा सोच के इनिशियली दे वेर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग जब ब्रिटिश का बारे में देखेगा, तो ब्रिटिश कब आया था इंडिया में, तो ब्रिटिश तो जैसे सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, बहुत सा यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया को कंट्रोल करने का इरादा में, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कंट्रोल करने का इरादा में आया था। ठीक है, और उन लोग इंडिया में आके आपस में लड़ा, उनमें से ब्रिटिश भी एक है। ब्रिटिश का कब वो ब्रिटिश इंडिया में कब आया बोलने से, एक 1600 एडी में एक इंग्लैंड में कंपनी फॉर्म होता है जिसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय का जो रानी था, क्वीन एलिजाबेथ, उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था कि आप लोग इंडिया में जाके अपना पावर ट्रेडिंग जो है, बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है, करके आइए और देश के लिए प्रॉफिट कमा के आइए, इससे परमिशन दिया। तो परमिशन मिलने के बाद वो लोग ने रवाना हुआ, इंडिया में आया, यहाँ पे सभी जो अदर यूरोपियन पावर से उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और अदर इंडियन जो पावर से, रूलर से, डायनेस्ट किंगडम से, वो लोग को भी धीरे धीरे एक एक करके एक पॉलिसी दूसरा पॉलिसी लागू करके अपना कंट्रोल में लाया। ठीक है, और देखिए 1765 में इसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को भी लाते हैं। 1765 में मुगल जो लेटर मुगल रूलर है शाह आलम टू, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन देते, जिसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स इम्पोज करने का, ये दीवानी राइट्स, राइट? प्रीली टैक्स नहीं भर के ट्रेड करने का दीवानी राइट्स देता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। एंड ब्रिटिश दे एस्टाब्लिश देयर सेंट्रल ऑफिस इन बंगाल। ठीक है, तो अभी देखा है जब उन लोग बंगाल में सेंट्रल हम लोग का पावर वो मेन वो ऑफिस इस्टेब्लिश करता है, मेन सेंटर बनता है जब, तब बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो अभी क्या है कि नेवर हो गया ना, तो हमारा बहुत आमने सामने हो गया। तो ब्रिटिश को लगा कि बंगाल हम लोग, असम जो हम लोग का इतना सामने है, असम में कुछ भी मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा
या तो कुछ भी डिस्टर्बेंसेस होगा तो उन लोग को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन लोग जो आमने सामने है, नेबरिंग स्टेट्स है, तो उन लोग को भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा उन लोग को दिमाग में था। बट उन लोग मतलब ये भी, बट ये लोग उन लोग जो ऐसे था, अभी हम लोग असम को कंट्रोल करना ही है, ऐसा इरादा नहीं था तब, ठीक है, क्योंकि उन लोग को लगा कि यहाँ पे इकोनॉमिकली इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला है बोल के उन लोग को माइंड में नहीं था। तो कैसे करके, तो यहाँ में आप मेन चीज़ फोकस क्या कर सकते हैं बोलने से, तो उन लोग इनिशियली ऐसा माइंड में था तो नहीं था, तो कैसे करके इन लोग का इंटरेस्ट डेवलप हुआ नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली आसाम में और अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, क्यों वो लोग यहाँ में आना चाहा और आया भी, ठीक है, इतना साल तक 1947 तक यहाँ पे रहा आके, क्यों, राइट, और कब आया था यहाँ पे उन लोग का आना, कब पर हुआ, उसको आप जानना है, और कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व था आने में। तो आने का अगर उन लोग का बैकग्राउंड, ब्रिटिश का आने का बैकग्राउंड देखेगा तो उस टाइम में ब्रिटिश आने से पहले नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जो आसाम में ब्रह्मपुत्र का जो राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, साउथ बैंक, नॉर्थ बैंक, यहाँ पे आसाम पे किसका वो रूल चल रहा था, ठीक, ब्रिटिश आने से पहले आहोम रूल चल रहा था, आहोम जो डायनेस्टी है, ठीक है, उसका रूल चल रहा था। तो आहोम, आहोम कौन है बोलने से, इसको जो हिस्ट्री पढ़ता है स्टूडेंट वो लोग तो जानेंगे, जो हिस्ट्री का नहीं है या हिस्ट्री, नॉर्थ हिस्ट्री को जो नया नया पढ़े वो लोग नहीं जानेगा। तो आहोम जो एक नॉर्थ बर्मा से आने वाला ग्रुप है, ठीक है, नॉर्थ बर्मा से आने वाला एक ताई क्लान बोलता है, उसका एक ग्रुप है। वहाँ पे आहोम जो गवर्नमेंट का डायनेस्टी का जो फाउंडर है जिसका नाम है सुकापा, वो अपना फैमिली ग्रुप, फैमिली में से भैया को लड़के आता है, वहाँ से रवाना अपना सपोर्टर्स लोग को लेके, रूलिंग फैमिली से बिलोंग करता था सुकापा भी, वहाँ से अपना सपोर्टर्स लोग को, फैमिली रिलेटिव्स लोग को लेके रवाना होता है। इतना बहुत दिन तक, बहुत सालों तक वंडर करता है, इधर धीरे धीरे इस साइड में, वेस्टर्न साइड में आता है इंडिया तरफ, और जो पतकाई रेंज है, जो हिली माउंटेनियस रीजन है, उसको धीरे धीरे क्रॉस करके जब वो लोग ब्रह्मपुत्र वैली में पहुंचा तो उन लोग को लगा कि दिस एरिया इज सुइटेबल फॉर सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो लोग जो सुकापा एंड उसका जो ट्रूप्स है, दे सेटल डाउन इन दिस रीजन। उसके बाद यहाँ पे सेटल डाउन होने के बाद यहाँ का जो नेटिव लोग है, जैसे मुटोक हो गया, मोरान हो गया, बोराहिस हो गया, इन लोग से धीरे धीरे कल्चरली एज वेल एज पॉलिटिकली मिक्स अप हो गया, एसिमिलेट हो गया, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली में एक किंगडम इस्टेब्लिश करता है, डायनेस्टी, जिसका नाम है आहोम डायनेस्टी, ठीक है। 1228 एडी में आहोम डायनेस्टी इस्टेब्लिश होता है, 1228 एडी में, ठीक है। तो 1228 एडी में इस्टेब्लिश करने के बाद आहोम गवर्नमेंट जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस करता है, रूल उसका इफेक्ट पड़ता है, और 7th सेंचुरी तक पूरा नॉर्थ ईस्ट को रूल करता है, ठीक है। आसाम, पूरा आसाम को रूल करने के बाद, 7th सेंचुरी तक रूल करने के बाद उसका रूल 17th सेंचुरी का एंड से लेके धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इतिहास गवाह है कि जो भी किंगडम होगा, जो भी जितना भी पावरफुल होगा वो, लेकिन भी एक ना एक दिन तो उसको भी डाउनफॉल होना है। कोई भी किंगडम ऐसा नहीं है कि पहले बहुत पावरफुल था, वो शुरू से लास्ट तक, एंडिंग तक पावरफुल ही रहा, ऐसे नहीं है। पावरफुल हुआ फिर भी पावरलेस भी हो गया, डिक्लाइन भी हुआ, ऐसा। इसलिए कोई भी किंगडम इमर्ज होता है, डिक्लाइन ही होता है। इन द सेम वे आहोम गवर्नमेंट में भी इतना, आहोम डायनेस्टी भी नॉर्थ ईस्ट को 700 सेंचुरी तक रूल, 7th सेंचुरी तक रूल करने के बाद अल्टीमेटली उसका डिक्लाइनिंग स्टेज भी धीरे धीरे आने लगा, ठीक है, धीरे धीरे आने लगा। क्यों? बहुत सारा रीज़न है डिक्लाइन होने का। एक तो रीज़न है कि धीरे धीरे आहोम गवर्नमेंट का जो होता है लीडर, ये किंग लोग होते हैं, वो पावर को ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगा, राइट, इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल दे बिकेम करप्टेड, राइट, दे बिकेम वीक, और एबल लीडर ही नहीं रहा धीरे लास्ट में। उसके बाद वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया राजा, उसके बाद वो लोग करप्टेड हो गया,
और जो अहोम गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर्स होता है वो लोग भी धीरे धीरे मतलब खुद का ही पॉकेट पील करने में करप्टेड ऑफिसर्स बढ़ती हो गया। ठीक है, ऐसा होने के कारण धीरे धीरे पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन देयर लीडरशिप, राइट। धीरे धीरे ऐसा उन लोग का पावर करप्टेड होते गया है, वीक होते गया, अनपॉपुलर होते गया। ठीक है, धीरे धीरे उसके बाद में एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वो लोग खुद को उस आसाम अहोम गवर्नमेंट जो वहाँ का जो मेनी पीपल रिपोर्टेड अगेंस्ट देम, क्योंकि उन लोग का जो अनपॉपुलर हो चुका था, तो मेनी पीपल रिपोर्टेड अगेंस्ट देम। बिकॉज ऑफ दैट अहोम गवर्नमेंट जो इतना वीक हो चुका था कि दे वेर नॉट इन ए पोजिशन टू हैंडल द सिचुएशन, राइट। जो रिवोल्ट हो रहा था उनके खिलाफ, जो रिवेलियन हो रहा था, जो अपराइजिंग हो रहा था फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर वन और अनदर रीजन, उसको वो टेकल नहीं कर पा रहा था। तो विथ नो ऑप्शन लेफ्ट, राइट, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था अपना डायनेस्टिक किंगडम को बचाने का। तो अल्टीमेटली उन लोग ने ये क्या होता है, अहोम का जो रूलर है, स्पेशली एक नाम है जिसका नाम है गौरीनाथ सिंह, उसने 1788 में, ठीक है, 1788 में ब्रिटिश को हेल्प मांगता है, जो क्योंकि ब्रिटिश को तो बंगाल में ब्रिटिश का पावर चल रहा है, तो वो ही सबसे नज़दीक है, तो उसको हेल्प मांगता है कि बोलते आप आके हमको हेल्प कीजिए ये सिचुएशन को टैकल करने में। स्पेशली जो ब्रिटिश को तब हेल्प मांगते हैं जब अहोम गवर्नमेंट का खिलाफ में एक आसाम में रिबेलियन स्टार्ट होता है जिसका नाम है मोआमारिया रिबेलियन। ठीक है, मोआमारिया रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। मोआमारिया रिबेलियन क्या है फिर? तो मोआमारिया रिबेलियन जो एक अहोम गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिबेलियन है बाय द पीपल ऑफ आसाम, स्पेशली बाय एक वहाँ का जो नेटिव रहने वाला था जिसका मोटक और मोरंस, राइट, टेइपोम डडा मोआमारिया सेक्ट। वो लोग जो क्या होता है कि मोआमारिया लोग जो क्यों रिवोल्ट किया बोलने से, उस उन लोग का तिक रिबेलियन होने से, मोआमारिया लोग रिबेलियन करने से पहले असम में एक रिलीजियस रिफॉर्मर था जिसका नाम था शंकर देव। ठीक है, शंकर देव जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, उसने एक रिलीजियस सेक्ट को वो करता है, प्रोपगेट करता है, ठीक है, प्रीच करता है, जिसको बोल सकते हैं न्यू वैष्णविज्म, राइट, न्यू वैष्णविज्म का न्यू वैष्णविज्म बोल के एक रिलीजियस सेक्ट प्रोपगेट करता है, जो क्या चीज़ पे फोकस करता है बोलने से यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे फोकस करता था, और बोलता था कि इक्वलिटी पे फोकस करता था, और बोलता था कि कोई भी जाति, कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, ऊपर नीचे, रिच और पुअर, सभी एक दूसरा का इक्वल होना है, ब्रदरहुड होना है सभी का बीच में। कोई किसी को बड़ा है, रूलिंग फैमिली का है, कोई लो कास्ट का है, ऐसे बोल के किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सभी में आपस में यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना है बोल के ऐसा वो प्रीच करता था। और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड उसने जो प्रीच करने के वजह से ही गॉट मेनी सपोर्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो पुअर है और जो मतलब लो कास्ट का है, वो लोग से बहुत सपोर्ट मिला। और ऐसे वाला पुअर डाउन ट्रोडन लो कास्ट पीपल जो ही मेजोरिटी पॉपुलेशन था, तो वो काफ़ी फेमस हो चुका था उसका जो टीचिंग है, राइट। तो स्पेशली जो वहाँ का जो नेटिव्स है, जैसे कि मोरन हो गया, मुटक्स हो गया, इसको ये वाला मोआमारिया ये जो शंकर देव का जो टीचिंग है उससे इंस्पायर होके दे फॉर्म एक ग्रुप जिसका नाम था मोआमारिया सट्रा बोल के एक ग्रुप फॉर्मेशन करता है, और दे बिकेम यूनाइटेड। ठीक है, उन लोग इतना फेमस हो गया और इतना यूनाइटेड हो गया, तो अहोम गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग आगे जाके मेरा लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर ये लोग इतना यूनाइटेड होगा, रिलीजन के नाम पे, ब्रदरहुड के नाम पे यूनाइट होगा, और बाद में जाके ये लोग पॉलिटिकल पावर बनने से हमको ओवरथ्रो कर सकता है बोल के अहोम गवर्नमेंट दे थॉट लाइक दैट। ठीक है, इसीलिए उन लोग को वो करने, पावरलेस करने के लिए, डिसयूनाइट करने के लिए अहोम गवर्नमेंट ने मर्सिलेसली इन लोग को परसिक्यूशन करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया,
किल करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट ऑलरेडी जो उन लोग से इतना उन लोग का गवर्नमेंट से परेशान हो चुका था, और गुस्सा दिला दिया दिस अहोम गवर्नमेंट का जो करतूत है, राइट। उन लोगों का जो क्यों, और जो पहले भी थोड़ा सा डिसयूनिटी थोड़ा मोड़ा होने से अभी और यूनाइट हो गया अहोम गवर्नमेंट का ये स्टेप्स का वजह से, मारने पीटने का स्टेप्स का वजह से मर्सीलेसली, तो वो यूनाइट हो गया और अल्टीमेटली दे रिवोल्टेड अगेंस्ट अहोम गवर्नमेंट, जिसका नाम है मुआमारियन रिबेलियन। मुआमारिया रिबेलियन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अहोम गवर्नमेंट जो खुद वो मुआमारिया रिबेलियन को टेकल करने का सिचुएशन में नहीं था बिल्कुल भी, राइट। बिकॉज ऑफ दैट विथ नो ऑप्शन लेफ्ट अहोम गवर्नमेंट कॉल्ड took the help of ब्रिटिश, राइट। जो उस समय का रूलर था गोरिना सिंह 1788 में हेल्प मांगता है ब्रिटिश का, और ब्रिटिश इसमें हेल्प करता है कि नहीं करता है, और करता है कि नहीं करता है, नहीं करेंगे तो क्यों किया, उसको हम लोग देखेगा इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस। अगर लाइक करा है तो आप बोल दीजिए कि लाइक करा है, और नया वीडियो इसका कंटिन्यूएशन वीडियो को और पोस्ट करें, ऐसा आप बोलिए।